आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है डीलिंग विथ लंग डिजीज COPD। इस विषय से जुड़ी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों पर स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। नंबर एक बार फिर बता दूं 9868107070 पर। डीलिंग विथ लंग डिजीज COPD पर तमाम जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन पुरी जी, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि COPD आखिर है क्या, क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जी। जैसे नाम बताता है कि ये एक क्रोनिक डिजीज है। ये एक फेफड़े की, लंग की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है जिसके अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है जी। जो एयरवेज है उसके अंदर नैरोइंग हो जाती है, उसके अंदर हवा का जाती है। जैसे हमारा फेफड़े का काम है कि हवा से सांस को लेना और हवा में सांस छोड़ना। जब हवा में ऑक्सीजन को लेता है फेफड़ा और जो हमारे बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में ये दिक्कत आ जाती है जिससे वो उसको सांस लेने में रोगी को परेशानी होती है। इसका जो प्रमुख कारण है वो है धूम्रपान जी। जो जैसे धूम्रपान कई तरह का होता है, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, चिलम पीना, इन सब के पीने से होता है। तो इससे हमारे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है जिससे हम सांस जब लेते हैं तो उसके बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें कठिनाई आती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको ये कहते हैं। क्योंकि हमारे फेफड़े जो उनसे इतने लचीले कुदरत ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे को लेना पड़ता है, छोड़ते हैं तो वो अपने आप ही सांस छोड़ जाता है। उसके लिए दम नहीं लगाना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करनी पड़ती। मगर सांस लेने के लिए हमारे को सांस लंबा भरते हैं। आपने देखा होगा हम लंबा सांस भरते हैं तो थोड़ी ताकत लगाते हैं, जब छोड़ते हैं तो अपने आप छूट जाता है। मगर इस बीमारी में ये होता है कि ये सांस छोड़ने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिससे कि हवा जो उनसे अंदर रहनी शुरू हो जाती है और सांस की जो पुरानी हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आती और पूरी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती, तो रोगी को सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कहते हैं और इसको मेन कारण इसका धूम्रपान है। मगर इसके अलावा नॉन स्मोकिंग COPD भी होती है, जैसे चूल्हे के धुएं से। चूल्हा का धुआं होता है जब खाना बनाती है हमारी बहनें, तो वो अंगीठी के ऊपर कोला जलाती हैं, उपले जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, उसका जो धुआं होता है उससे भी होता है। मगर हमारे देश में अब एक नई योजना शुरू हुई है, उज्ज्वल योजना, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर गांव-गांव में इस चूल्हे को की जगह पर एक गैस दिया है। उस गैस से इतना धुआं नहीं होता जिससे इन हमारी माताओं का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबको मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चूल्हे का प्रयोग कम से कम करें और गैस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि धुआं नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, हमारे फेफड़े बचे रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा फेफड़े अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, PP गौतम जी हैं मेरठ से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको सुन रहे हैं, सवाल करें अपना। गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। वर्ल्ड COPD दिवस है। सारे हमारे जो ब्रोंको स्पेशलिस्ट है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। मेरा पूछना है कि COPD, एम्फाइसीमा और ब्रोंकस
ब्रोंकोस्टेसिस, इसमें क्या अंतर है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। धन्यवाद। गौतम जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। सीओपीडी, एम्फाइसीमा और ब्रोंकिक्टेसिस में क्या फ़र्क है? देखिए, जो लंग्स रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं, लक्षण कहते हैं, वो ज़्यादातर खांसी और बलगम और सांस लेने में दिक्कत, ये 3 चीज़ें ही होती हैं। और इन तीनों बीमारियों में हो सकती हैं, मगर तीनों की जो पैथोलॉजी है वो अलग अलग है। जो ब्रोंकिक्टेसिस है, ब्रोंकिक्टेसिस में ये होता है कि जो एयरवेज है वो उसके अंदर इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है कि वो, उनको हम कहते हैं कि जैसे उनके अंदर ना गड्ढे पड़ गए हैं, ब्रोंकिक्टेसिस हो गया है, वहाँ पर बलगम जमा होने लगता है और उसको निकालना पड़ता है। तो ऐसे रोगियों को जब बलगम आता है तो काफ़ी मात्रा में बलगम आता है, और जिस लंग्स के पार्ट का ब्रोंकिक्टेसिस होता है उसको हमें ग्रेविटेशन के द्वारा, जब हम अपना पोस्चर चेंज करते हैं तो एक पर्टिकुलर पोस्चर में आने पर ज़्यादा आता है। जैसे कई बार किसी को बाईं तरफ करवट लेटने में ज़्यादा आता है, किसी को दाईं तरफ करवट लेटने में ज़्यादा आता है, किसी को झुककर लेटने में ज़्यादा आता है। और ब्रोंकिक्टेसिस में इसको जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके इलाज में इसको निकालना एक बड़ा ज़रूरी कदम होता है। तो उसको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से अपने बलगम को साफ करें। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में जो हमारा लंग्स है उसको हम इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने देखा एक वृक्ष होता है, वृक्ष में एक सबसे नीचे तना होता है, उसके बाद टहनियाँ होती हैं और उस टहनियों के बाद सबसे ऊपर जाकर पत्तियां होती हैं, तो एक पूरा वृक्ष बन जाता है। तो फेफड़े को हम ऐसे ही समझे, ये उल्टा फेफड़े को देखें तो सबसे पहले हमारी ऊपर की तरफ एक नली होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, उसके बाद ब्रोंकस आता है, उसके बाद उसकी सेगमेंटल छोटी छोटी और ब्रोंकस होती हैं और लास्ट में जाकर एल्वोलाई आ जाते हैं। तो जो एल्वेलाइज होते हैं उनको हम कहते हैं कि जैसे पेड़ की पत्तियों के समान समझ लो, उनके अंदर सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वो फैल जाती हैं और उसके अंदर हवा आती तो है, बाहर निकलने में भी उनमें कठिनाई होती है। तो हवा उसके अंदर रहती है और बाहर जो सी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उनको निकालने में दिक्कत होती है और फेफड़ा जो सा है थोड़ा सा फूला फूला हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। तो एम्फाइसीमा में भी सांस लेने में भी दिक्कत होती है और इस तरह से खांसी भी आती है और बलगम भी आ जाती है, मगर इसमें बलगम कम होता है, सांस की तकलीफ ज़रा ज़्यादा होती है, इसमें चेस्ट टाइटनेस भी ज़्यादा होती है। और सीओपीडी तो ज़्यादातर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से होती है। शुरुआत के अंदर ये बलगम की तरह पैदा होती है कि खांसने पर बलगम आती है। ब्रोंकाइटिस कहते हैं कि जब खांसते हुए बलगम निकले और उसके दूसरे कारण जैसे टीबी की वजह से ना हो, निमोनिया की वजह से ना हो या अस्थमा की वजह से ना हो, फिर भी बलगम निकले और लगातार 2-3 साल तक आती रहे बलगम और 2-3 महीने लगातार आए, तो उसे हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहने लगते हैं। जब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ रोगी का सांस भी फूलने लगे तो इसको सीओपीडी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आगे चलकर ये होता है कि जो सांस की, जैसे मैंने आपको बताया वृक्ष की टहनियाँ होती हैं, ऐसे ये एयरवेज होते हैं, जैसे श्वास की नलकियाँ ही होती हैं जिनसे हवा जाती है, इनमें सोजन सी आ जाती है और इनसे हवा का सांस छोड़ने में दिक्कत महसूस होने लगती है, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये पैथोलॉजी में डिफरेंस है और सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर एक जो जानकार डॉक्टर होता है, बीमारियों को जानता है, वो रोगी को देखकर, उसके लक्षण सुनकर, उनकी हिस्ट्री देखकर, एग्जामिनेशन कर पेशेंट का आराम से बता सकता है कि उसे एम्फाइसीमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है या ब्रोंकिक्टेसिस है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे इलाज सही दिशा से सही तरह से हो जाता है और रोगी को काफ़ी लाभ होता है। जी डॉक्टर साहब, अगले हमारे कॉलर हैं अमित कुमार जी हैं वडोदरा गुजरात से। जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी अमित जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। जी मैम, गुड आफ्टरनून। अमित बोल रहा हूँ गुजरात से। सर, मुझे जानना था कि दवा लेना
सेहत के लिए हानिकारक है, फेफड़ा के लिए, कोई भी धुआं हो। लेकिन जो लीमड़े का पेड़ है तो उसके पानों का धुआं लेना अच्छा है या बुरा है? क्योंकि लीमड़ा कड़वा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। अमित जी नमस्कार। मैं आपको नमस्कार। ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, धुआं जो सा है ना, धुआं तो कोई भी किसी भी तरह का खराब होता है लेना, मगर अगर आप किसी धुएं को किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा अगर ले रहे हैं और उससे द्वारा कंट्रोल कर कर उसके किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको उसकी नॉलेज है उसके द्वारा कोई ऐसी ले रहे हैं, तो वो उनको पता होगा कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक है या नहीं है। हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हम धुएं से कोई दवाई नहीं देते। हाँ, जिसको हम लोग भाप कहते हैं, नेबुलाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर जरूर आपको धुआं लगता है देखने में, मगर उसके अंदर दवाई होती है और सलाइन होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पानी होता है और थोड़ा नमक होता है, वो दिया जाता है। धुआं जिसको कहते हैं कि आग को, पत्तों को जलाकर किया जाता है, उसको लेना, उसके बारे में पूरी जानकारी के बिना लेना बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। और उसके बारे में मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा कि ये पत्ते कड़वे होते हैं तो अच्छा होता है, ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मगर धुआं एज सच कोई भी है वो खतरनाक ही होता है। जी, तो श्रोताओं लगातार डॉक्टर साहब आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि आपकी भी आज के विषय से जुड़ी कोई समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है। जानवी जी मेरठ से लिख रही हैं कि इनकी माँ की उम्र 44 साल है और खाना खाते ही उनके फेफड़ों में दर्द होने लगता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जानवी जी नमस्कार। आपकी माताजी की अगर उम्र 44 साल है और खाना खाने के बाद फेफड़े में दर्द होता है, फेफड़े का मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हो कि छाती में दर्द होता है। छाती का मतलब है कि अब छाती में, लोअर छाती में जहाँ पर दोनों तरफ से छाती जुड़ती है तो उसे एपिगैस्ट्रियम कह सकते हैं। तो अगर फूड रिलेटेड दर्द है तो ये फूड रिलेटेड दर्द भी हो सकता है, तो ये अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। और अगर ये दर्द छाती में पूरे होता है, फूड रिलेटेड नहीं होता, तो कई दफ़ा ये एंजाइना टाइप दर्द भी हो सकता है, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा और पूरी तरह से हिस्ट्री लेनी पड़ेगी मरीज की, तब ये देखकर पता लगेगा कि ये दर्द किस तरह का है। तो उनको ये नोटिस करना पड़ेगा कि क्या खाली पेट भी दर्द होता है या सिर्फ फूड लेने से ही दर्द होता है। अगर सिर्फ फूड लेने से दर्द होता है, जिसे हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, उसके आसपास या लोअर चेस्ट में होता है, तो हो सकता है ये उनके स्टमक, पाचन जिसमें होता है उससे रिलेटेड दर्द है। या फिर ये हो सकता है अगर उनको चलने में भी कभी दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने में भी दर्द होता है और खाने में भी दर्द होता है, तब ये हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है। तो पूरी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की ज़रूरत है उनको। जी डॉक्टर साहब, योगेश झांगरे जी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि एक सामान्य स्थिति में स्वस्थ रखने के लिए फेफड़ों को हम क्या क्या कर सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से? ये आपका योगेश जी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सबको मालूम होना चाहिए और सब लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए कुछ कदम ऐसे हैं जो हमें अपने आप पर पहले लगाना है कि हमें क्या क्या नहीं करना। स्वास्थ्य रखने के लिए हमें फेफड़े में ये है कि जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, फेफड़े में किसी भी तरह का हमें धूम्रपान नहीं करना, किसी तरह की ऐसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना जो सूंघने से होती है। फिर उसके बाद है हवा हमारी कहाँ से जाती है, वह हमारे नाक के छेद से लेकर जाती है, गले में जाती है, तो हमें अपने गले वगैरह का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे फेफड़े ठीक रहें। तो हमारे को अपना मुंह के अंदर पूरी स्वच्छता रखनी है, दांत साफ रखने हैं, दांतों को अच्छी तरह से सफाई करनी है। खाना खाने के बाद
रात को सोने से पहले ज़रूर एक बारी ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो सांस लेते हैं तो ये वाला जो खाना भी है ये भी हमारे गले के थ्रू कभी कभी हमारे फेफड़ों में चला जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी है बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि उनको निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। दांत में कोई दर्द वगैरह है तो उसका इलाज करवा लेना चाहिए, दांत स्वस्थ रहने चाहिए। इसके लिए अपना नाक वगैरह को हमें साफ रखना चाहिए, ठीक है। छींकते हुए हमें और खांसते हुए हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम किसी तरह की बीमारी कहीं ना फैलाएं। फिर उसके बाद आता है कि हमें कुछ अपने फेफड़ों की ताकत के लिए हमारे को व्यायाम करना चाहिए। किसी भी तरह का व्यायाम करेंगे वो आपके फेफड़े को अच्छा रहेगा, क्योंकि सब व्यायाम में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन फेफड़े देता है। और इसके अलावा कुछ हमारे खास व्यायाम होते हैं जो फेफड़ों के लिए होते हैं, और उनके अंदर हम प्राणायाम जो उनसे है वो सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है। घर में बैठकर भी कर सकते हैं, सीखकर किसी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ खाना खाना चाहिए हमारे को, घर का पका हुआ साफ़ सुथरा खाना चाहिए। खाने में हमारे को हरी सब्जियां लेनी चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, कुछ फल भी खाने चाहिए, और खाने के अंदर हमें अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों का बैलेंस रखकर खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हमारे साथ हैं धर्मवीर गांधी जी हैं, जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। कहाँ से बोल रहे हैं धर्मवीर जी? नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बताएं डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको? सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, सवाल करें अपना। धर्मवीर जी बोलिए। डॉक्टर साहब, जैसे दिल्ली शहर में प्रदूषण काफी हद तक हो जाता है सर्दियों में। हाँ जी। तो हम लोगों को अलग से क्या और सावधानी रखनी चाहिए जो हमारे फेफड़ों को नुकसान ना हो, क्योंकि धुएं से फेफड़ा खराब होते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से, जैसे आप कुछ हमें गाइड करेंगे और पूरे सुनने वाले श्रोता लोगों को, क्योंकि जितना हम अपनी सावधानी बरतते हैं वो तो हम करते ही हैं, इसके अलावा और कुछ हम क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, सावधानी में जो एक तो है कि हमारे को सहयोग करना है कि प्रदूषण कम हो, उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। जैसे हमारी सरकार हमें बताती है समय समय पर कि प्रदूषण इतना हो गया है, तो हम सब लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए, प्रदूषण के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना है। उसके अकॉर्डिंगली कुछ हमारे ऊपर सरकार ने अपने ग्रैब इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इस तरह का पोल्यूशन हो जाएगा तो हमने आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम ही कर रहे हैं, इसके लिए पब्लिक की इन्वॉल्व है। अगर सरकार ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। सरकार ने अगर हमें कहा है कि हमारे को अपने वाहन का कम इस्तेमाल करना चाहिए तो हमें वाहन की शेयरिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़रूरत पड़ने पर वाहन को तभी चलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम अपना काम जो सा है इधर उधर बिना वाहन के पैदल जाकर कर सकते हैं तो वहाँ भी करें, छोटी छोटी दूरी के लिए वाहन ना लेकर जाएं। इसके अलावा प्रदूषण के लिए हमारे को अपने लिए कुछ और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम में से किसी को कोई बीमारी है तो हमें अपनी बीमारी के लिए जो दवाइयाँ दी गई हैं उनका सेवन लगातार करें। ख़ास तौर पर वो रोगी जिनको श्वास की बीमारी होती है तो उनको ये है कि अपने इन्हेलर्स उनका पास रखना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ सकती है, वो भी बढ़ाएं। और इसके अलावा उनको बाहर भी कम जाते हैं, तो देखिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी पोल्यूशन होता है, तो हमारे को पोल्यूशन के समय अपने मुंह के ऊपर एक मास्क भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि N95 मास्क लगाने से भी प्रदूषण के जो P2.5 है वो भी हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं कि अंदर ना जाएं, और जिससे हमारा फेफड़ा आगे से जो कमज़ोर है उनको ना हो। तो जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को सरकार ने, जैसे क्या हुआ है कि प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उनको घर रखना है, क्लासेस जो उनसे उन्होंने कहा है कि घर से होगी, हाइब्रिड मोड में होगी, जो जो सरकार हमें समय समय पर बताती हैं उन सबका हमें पालन करना है, वो हमारे सारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और बाकी मैंने आपको अभी ही बताया कि अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है। हमें समय समय पर जो उनसे व्यायाम वगैरह जो करना होता है वो करें। ये नहीं है कि हमें अभी ही अपने फेफड़े का ध्यान रखना है, फेफड़े का ध्यान तो हमें हमेशा ही रखना चाहिए, चाहे पोल्यूशन थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर हमारे साथ हैं जय किशन अग्रवाल जी हैं, चांदनी चौक दिल्ली से। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपको? मेरे 2 क्वेश्चन सिर्फ हैं।
पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आज अगर किसी को नजला, जुकाम, खांसी और मलगम निकलता है जी, तो एंटीबायोटिक हर डॉक्टर जाता है, गली में जो डॉक्टर बैठे हैं हमारे गलियों में वहीं जाता है, तो जाते ही वो पहले एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं जी। अब एंटीबायोटिक अगर दवाई लेता है और आजकल 15-15 दिन तक एंटीबायोटिक लेने के बाद नजला, जुकाम, खांसी ठीक नहीं होता है जी। इसका कारण क्या है? क्योंकि नजला फिर भी बहता रहता है। दूसरी बात, पहले जमाने में हमारे समय में हमारी दादी, हमारे माँ जो है बेसन का हलवा बनाया, वो खिला दिया, और भुने हुए चने लिए वो खिला दिए, उसको सुंगा दिया जी, और उससे नजला, जुकाम, खांसी ठीक हो जाता था। लेकिन अब नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, भी आपने कहा कि सूंघने की चीज है वो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तमाम टीवियों में आ रहा है और हर बच्चे की जेब में एक ट्यूब रखी रहती है जो कि नजला जुकाम हो और 2 सेकंड के अंदर उसको जोरों से खींचता है जी। और वो नजला जो है नाक खुल जाती है, और जब नाक खुल जाती है फिर वो 10-15 मिनट के बाद जाम हो जाती है। तो क्या वो ऐसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये पब्लिक को बताएं। बस 2 क्वेश्चन है जी। जयप्रकाश जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए और उनका कुछ समाधान भी आपने बताया बीच में, और कुछ आपने घरेलू नुस्खे भी बताए जो जुकाम और खांसी के लिए होते हैं। देखिए, घरेलू नुस्खे तो बिल्कुल हैं, ज़रूरत के लिए वो करने भी चाहिए। ये खांसी, नज़ला और जुकाम मौसम चेंज होने पर हर समय होता रहता है, और साल में 3-4 बार तो होना बड़ा कॉमन सा हो गया, और पोल्यूशन होने पर थोड़ा सा खांसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन और खांसी, नज़ला, जुकाम दोनों मिल जाते हैं। तो आपने ये पूछा कि ये 2-2, 3-3 हफ्ते तक क्यों खांसी होती है। देखिए, ये जो नज़ला, खांसी, जुकाम है ज़्यादातर वायरल से होता है, वायरस से होता है, तो इसे वायरल इन ओरिजिन कहा जाता है, और इसके अंदर एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब जहाँ तो उसका सुपर एडिड इन्फेक्शन हो तभी एंटीबायोटिक दी जाती है, अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं जिनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो, उनको देने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई, इनके अंदर सुपर एडिड इन्फेक्शन होने की उम्मीद है। जैसे एल्डरली लोग हैं, 60-65 साल से ऊपर हैं, उनमें थोड़ा एंटीबायोटिक की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। अदरवाइज यंग लोग हैं, उनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो सिंपल तरीके से खांसी को रोकने के लिए यही है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, ज़रूरत पड़ने पर शहद लें, और जैसे आपने बताया अगर जुकाम नज़ला है तो हलवे का, जो बेसन का हलवा बताया, वो भी खाया जा सकता है और उससे भी काफ़ी राहत मिलती है, जिसके अंदर घी, बेसन, चीनी का इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर बनाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। और जैसे आपने बताया कि भुने हुए चने को रुमाल में बांधकर सूंघने से वो मिलती है राहत, तो वो भी है। अब उसकी जगह पर दवाइयाँ भी हैं, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेकर खाने से ली जा सकती हैं, जिससे नाक में, नज़ला वगैरह में सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो अगर ये खांसी, नज़ला, बुखार आपका ठीक नहीं होता, 2 हफ्ते से ज़्यादा लग जाते हैं, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें डॉक्टर को दिखाया जाए और देखा जाए कि क्या ये खांसी, नज़ला किसी और बीमारी से तो नहीं है, और इसमें एक टीबी भी एक प्रमुख कारण हो सकता है, तो टीबी की भी कई दफ़ा जांच करनी पड़ती है अगर ये खांसी, नज़ला ज़्यादा हो जाए तो, 2 हफ्ते से ज़्यादा चले तो जी। और ये जो खांसी है सूखी ठीक होने के बाद भी बार बार आती है, उसका ये होता है कि ये पोस्ट वायरल हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ द एयरवेज कहते हैं इसको। जो हमारे एयरवेज हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन जो हुआ है वायरल से, उसके वजह से हमारे जो उनसे कफ रिसेप्टर है वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और जब हवा वगैरह लगती है, जहाँ ये हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम आजकल P2.5 के नाम से भी जानते हैं, जब ये उनसे टकराते हैं तो कफ रिसेप्टर से कफ आने लगती है, क्योंकि कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। खांसी का मतलब ये है कि हमारे शरीर में या तो जो बहुत ठंडी हवा जा रही है, या बहुत गर्म हवा जा रही है, या कोई ऐसी चीज़ जा रही है जो हमारे फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है, तो वो सिकुड़ते हैं और खांसते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में इस समय मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज हम चर्चा कर रहे हैं डीलिंग विथ लंग डिजीज COPD पर। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको तमाम जानकारी देने के लिए समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन पुरी जी।
डॉक्टर साहब, अगला कॉल हमारे पास आ चुका है। राम नरेश जी हैं मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। जी हेलो जी, राम नरेश जी बताएं क्या सवाल है आपका। हमारा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि जैसे फेफड़े की मजबूती के लिए फेफड़े हमारे कुशल तरीके से काम करें और लगातार जिस तरह से हमें भोजन से इम्यूनिटी पावर आहार में हम जो चीजें खाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, ठीक उसी तरह से जो हमारे फेफड़े हैं उनमें हम कौन से फलों का सेवन कर सकते हैं और जिससे हमारे फेफड़े मजबूत हों और कुशल तरीके से काम करें। ये तो मेरा पहला। और दूसरा सवाल ये है, क्या जैसे हम दौड़ लगाते हैं, जैसे हम कई बार दौड़ लगाते हैं जैसे कम एज में, कम उम्र में भी, जैसे सांस दम भर जाना, सांस फूल जाना, इस तरह की समस्या होती है। और तीसरा सवाल मेरा, जैसे जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाते हैं, जो कंडे होते हैं जैसे उससे निकलता जो धुआं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो भी हमारे फेफड़ों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, उससे नुकसान होता है हमें? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, या हमें नहीं उस धुएं के संपर्क में आना है या दूर रहना है, क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, हम शुरू से ही हम कैसा खान पान रखें जो हमारे जो फेफड़े हैं जिनसे हम सांस लेते हैं वो मजबूत रहें और अच्छी तरह से काम करें। हाँ जी राम नरेश जी, सबसे पहले मैं आपका वो सवाल लेता हूँ जो आपने कहा ना, उपले और कंडे जलाने से जो धुआं होता है, वो इसलिए ले रहा हूँ कि उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसके बारे में हमारे को लोगों को शिक्षित करने की। आज हमारा जो कार्यक्रम है COPD पर है, क्योंकि आज बुधवार है और नवंबर महीने के दूसरे या तीसरे बुधवार को हर साल COPD दिवस मनाया जाता है। और जो COPD बीमारी है वो फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस फूलता है, और ये बीमारी होने का मुख्य कारण होता है या तो सिगरेट का धुआं या फिर बायोगैस धुआं, जो कि हम कुकिंग करते समय जो धुआं उठता है उससे ये बीमारी होती है, उसे नॉन स्मोकिंग COPD भी कहते हैं। तो ये कंडे जलाने से हमारी बहनों की तबीयत बड़ी ख़राब होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी आयु जब 40-45 साल की हो जाती है तो उनको खांसी रहने लगती है, सांस फूलने लगती है, और जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर हिस्ट्री लेकर पूछते हैं कि क्या आपने पहले कभी उपले जलाए थे, कंडे जलाए थे, तो पता लगता है कि हाँ जी उन्होंने पहले उपले जलाए थे। और आजकल वो चाहे स्टोव पर काम कर रही हैं, तेल यूज़ कर रही हैं, या वो गैस यूज़ कर रही हैं, मगर जो पहले चलाए थे उससे भी नुकसान होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कंडे और उपले या कोले की अंगीठी, इसके ऊपर खाना नहीं बनाना चाहिए, और इससे खाना बनाने से खाने बनाने वाले को बहुत नुकसान होता है, और उसके साथ उन सभी को होता है जिनको ये धुआं लगता है। तो इसके लिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम गैस का प्रयोग करें, और हमारे देश में इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा योजना शुरू की, उज्ज्वल गैस योजना, जिसमें गांव-गांव में इस गैस को हर कोने में पहुंचाया गया, और अब तक कहते हैं कि 10 करोड़ घर में ये गैस की योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आप सब लोग अब इस गैस का उपयोग ज़्यादा करें, उपले और कंडों का और कोले की अंगीठियों का उपयोग करना बंद करें, क्योंकि उससे ये बीमारी जो सी होती है एकदम नहीं होती, इसमें कई साल का करने के बाद फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर जब ये बीमारी हो जाती है तो फिर हमारे को दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ता है, और फिर हम उतना कार्य भी नहीं कर सकते, उतना चल भी नहीं सकते जितना कि हम बिना इस प्रदूषण के रहे हों तो करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कभी स्मोकिंग नहीं की, जिन्होंने कभी इस तरह का धुआं नहीं किया, वो 80-80 साल की उम्र में भी आराम से चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मगर जिन्होंने स्मोकिंग की है या जिन्होंने उपले का प्रदूषण सहा है, उन लोगों को 45 साल 40 साल की उम्र में सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो उनको COPD हो जाती है। तो ये वाला आज के दिन आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे लगता है कि मैंने आपको एक जानकारी दी है जिसका फ़ायदा आपके अलावा सभी सुनने वालों को होगा, और वो उन लोगों को ज़रूर बताएंगे जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह गैस का इस्तेमाल करना शुरू करें। अब ये है कि हमारे को फेफड़ों को और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है।
मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ने हमारे को फेफड़े इतने स्ट्रांग दिए हैं कि स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ख़राब ना हो। उसके लिए एक, जैसे अभी आपने ये कंडों वाली बात की है, इसी तरह से हमें प्रदूषण से भी अपने आप को बचाना है। और प्रदूषण हम अकेले अपने आप को ही नहीं बचाते, हम आसपास के सारे लोगों को बचाते हैं। तो हमें देखना है कि कहीं पर कोई धुआं ना करे, कहीं कोई लकड़ी ना जलाए और धुआं करे, कहीं पर किसी भी तरह का प्रदूषण हो रहा हो, जैसे कहीं कोई सड़क के ऊपर मिट्टी को उड़ा रहा है तो थोड़ा पानी का छिड़काव करके सफाई करनी चाहिए। घर के बाहर मिट्टी साफ करनी है तो पानी का छिड़काव करके मिट्टी को हटाओ, तो जिससे कि धूल ना उड़े। धूल उड़ने से फेफड़ों में जाता है तो ये दिक्कत होती है। धूल वाला काम अगर करना भी पड़ता है तो ये देखें कि दूसरों की भी सहूलियत देखें और अपने आप को भी बचाव करें। अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लगाए, कपड़ा बांधे ताकि धूल के कण उनके फेफड़ों में नहीं जाए। आजकल तो हमारे कोविड के बाद एक मास्क आ गया है जिसे हम N95 मास्क कहते हैं, अगर वो पहन लें तो उससे भी हम इनके धूल के कणों से बच सकते हैं। और खाने के लिए तो देखिए जी, खाना तो हमें जो खाना है वो पूरे शरीर के लिए खाना है। उसके लिए हमें एक पौष्टिक खाना खाना चाहिए और उस खाने में जो भी हम लेंगे वो सारे शरीर को लगेगा और वही फेफड़ों को भी लगेगा। तो उसके अंदर हमें अपने खाने में देखना है कि उसके अंदर अच्छी मात्रा में हमारे प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और फैट्स हो, ये सब हमें मिल जाते हैं अपने खाने में। अगर हम चावल, दाल, रोटी खाते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा मोटा अनाज भी मिला लेते हैं, खाते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मिल जाता है, फैट वगैरह दूध, दही से मिल जाता है। तो बाकी हमें विटामिन्स के लिए हरी सब्जियां, आयरन्स वगैरह के लिए हरी सब्जियां लेनी चाहिए और गुड़ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि क्या ठंडी चीज़ों से इनको बचाव करना चाहिए? देखिए, सर्दियों में एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी जब एकदम ठंडा होता है तो खांसी आ सकती है। और इसी तरह से गर्मियों में एकदम गर्म हवा में नहीं जाना चाहिए। जैसे कई लोग अपने घर में एयर कंडीशन लगा लेते हैं और उसमें बैठे रहते हैं और बाहर जो उनसी है धूप में 2-2:30 बजे एकदम बाहर भी निकल जाते हैं किसी काम के लिए, तो वो भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने एसी कमरे से पहले एक ऐसी जगह पर आना चाहिए जहां एसी ना लगाओ, थोड़ी देर बैठकर अपने टेम्परेचर को करके फिर आप बाहर निकलिए। इसी तरह से एक ठंडी हवा में, गर्मी में, सर्दियों में लोग अपने कमरे को बहुत गर्म कर लेते हैं, बाहर ठंडे में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एकदम ठंडा और एकदम गर्म नहीं लेना चाहिए, तो आप वो पी सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, कॉल हमने ले लिए हैं, मैसेज वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, तो कॉल तो ले चुके हैं, इनका मैसेज हम ले लेते हैं। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरी सिस्टर हैं, उनको 4-5 महीने में कफ आता है और उसमें ब्लड भी आता है, फिर मेडिसिन लेकर ठीक हो जाता है, 4-5 महीने बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। कई जांच कराई गई है लेकिन अभी तक इनको कुछ भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा है कि क्या चीज़ है। ये इनको कफ आ रहा है, थोड़ा बलगम आ रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर इन्होंने एक्सरे वगैरह करवा लिया है जी, और अगर इनको उसमें डॉक्टर ने बता दिया एक्सरे ठीक है, अगर आगे किसी जांच की ज़रूरत नहीं बताई तो ये ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है जी, तो जिसकी वजह से कई दफ़ा खांसते खांसते थोड़ा सा जख्म हो जाता है और हल्का सा खून आ जाता है, तो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। मगर इतनी हिस्ट्री के साथ एकदम कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि इनको क्या है जी। ठीक है, अब ये आपने पास के किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में जाकर पल्मोनरी डिपार्टमेंट में जाकर दिखा सकते हैं, तो वो इन्हें बता सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, अगला जो हमारे पास मैसेज आया हुआ है, स्वप्निल हैं, ये कहाँ से है इन्होंने नहीं लिखा है, लिख रही हैं कि मेरी माँ को COPD ब्रोंकाइटिस है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको धुएं से बचना चाहिए जी। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर लेडीज़ भी स्मोक करती हैं, ठीक है, कुछ लोग बीड़ी भी पीती थी, हुक्का भी पीती थी, तो अगर वो ऐसा है तो वो बिल्कुल ही बंद रखना चाहिए। और धुएं से तो बिल्कुल ही बंद रखना चाहिए। जैसे अगर हो सकता है इन्होंने पहले कभी चूल्हे पर काम किया हो, अब गैस पर किया है तो ठीक है, मगर आगे से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो COPD हो गई है अब उसका इलाज करना है। इलाज करने से ये है कि इनको लगातार कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी।
इनके पहले जांच होगी, जांच में ये पता लगेगा इनकी COPD की स्टेजिंग क्या है, कि इनके लंग फंक्शन टेस्ट से पता लगेगा। फिर उसके बाद इनको दवाई दी जाएगी जिससे इनका सिम्टोमेटिक कंट्रोल हो, और फिर इनको प्रिवेंशन के लिए कुछ एज के अकॉर्डिंगली कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती हैं कि इनको निमोनिया ना हो, बार बार फ्लू ना हो, क्योंकि जिन लोगों को COPD होती है उनको फ्लू होने पर तकलीफ बढ़ जाती है, और फ्लू की वैक्सीन लगाने से फ्लू की सीवियरिटी कम हो जाती है। तो इसलिए COPD के पेशेंट्स के लिए फ्लू वैक्सीन भी रिकमेंडेड की जाती है, निमोनिया के लिए भी की जाती है। तो ये सब है, और ट्रीटमेंट जो उनसा है इनको लेना है और लगातार लेना है, और ट्रीटमेंट में ज़्यादा कतई नहीं बचनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने इनको बताया कि इनको अपना माउथ की जो उनसी है केयर करनी चाहिए, ओरल कैविटी की, ब्रश वगैरह करना चाहिए, प्रॉपर सोने से पहले करें, गला साफ रखें हमेशा, खाना खाने के बाद मुंह से कुल्ला करें, ठीक है। और अपना कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इनको करनी चाहिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि ये टहलें, थोड़ा सा चलते फिरते रहें, और अपने घर में काम अपने सारे खुद करें, जिससे कि ये की एक्टिविटी रहेगी। और उसके बाद अगर समय है तो व्यायाम भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, इससे इनको काफ़ी आराम मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इस नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं कि अगर कुछ भी ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले उसकी जांच करा लें कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है, तब जाके उसका सही ट्रीटमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं बिहार से हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी बताएं, सवाल क्या है आपका? मैं केशव बोल रहा हूँ मैम, दिल्ली से। मेरे 2-3 सवाल है। पहला तो ये, जैसे कि मैंने अपने वो प्रदूषण के लिए को अपने घर पे पौधे लगाने चाहिए, मैंने 3 पौधे लगा रखे छत पे। तो सवाल ये, जैसे कि मेरी दादी को ना छींक आती है, तो वो छींकती रहती है। उनको टेस्ट भी करवाया था, मगर ऐसा तो कोई रिपोर्ट में ऐसा आया नहीं है जी। और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि अगर यार दोस्त होते हैं, जैसे दूसरा स्मोकिंग कर रहा है और वो उसके साथ बैठा है, तो क्या उसको कितना नुकसान हो सकता है? और जैसे जैसे सर ने बताया, अगर हम टेस्ट उससे में कैसे पता चलेगा कि हमारे फेफड़े स्वस्थ है या नहीं है? क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? केशव, दिल्ली से। केशव, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर आपके यार दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो आप साथ में बैठे हो तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो आपके जो यार दोस्त सिगरेट पी रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं एक्टिव स्मोकर, वो एक्टिवली स्मोक करते हैं। मगर जो पास बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर। तो पैसिव स्मोकर को तो एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो सिगरेट होता है उसके अंदर जो सिगरेट पीने वाला होता है वो सिगरेट का धुआं फिल्टर के थ्रू जा रहा होता है उसके अंदर, और जो पास बैठा होता है उसके अंदर जो सिगरेट का धुआं है वो बिना फिल्टर के उनके अंदर जा रहा है। तो इसलिए पैसिव स्मोकर तो ज़्यादा खतरनाक है। इसमें कई तरह के कार्सिनोजन होते हैं जो सिगरेट जलने से निकलते हैं। तो इसलिए अपने आप का बचाव यही है कि सिगरेट पीने वालों से दूर रखें, पैसिव स्मोकिंग नहीं करें जी। और आपने जो अपनी दादी जी के बारे में पूछा कि उन्हें छींकें आती रहती हैं, देखिए छींकें आने को राइनाइटिस कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस भी हो सकती है छींकें आ रही हैं तो ये उनको देखना पड़ेगा कि उनको कितनी छींकें आती हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनका इलाज किया जाएगा। और कई दफ़ा जब कोई टेस्ट होता है, अब जैसे ठंड और गर्म होता है तब भी छींकें आती हैं, तो उसमें टेस्ट नहीं होता, उसमें हिस्ट्री से पता लग जाता है कि ठंड से और गर्मी से भी छींकें आती हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये राइनाइटिस है, तो उसका इलाज हो जाता है। ठीक है, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर इलाज ले सकते हैं। तो फेफड़े को कैसे स्वस्थ रखें उसके बारे में मैंने पहले भी बताया और आपने भी सुना होगा। तो स्वस्थ रखने के लिए तो स्वस्थ व्यायाम कीजिए, स्वस्थ खाना खाइए, धूम्रपान ना कीजिए, धूल से बचें, धुएं से बचें, प्रदूषण से बचें और स्वस्थ रहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं राजन कुमार जी, बिहार से हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरी उम्र 34 साल है। मुझे टीन एज से ही अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा की शिकायत है जी, जो कि जब एक्सपोजर होता है मौसम का या कोई ऐसी चीजें खा लेते हैं, ठंडी चीजें वगैरह, तो सुबह शाम थोड़ा दम फूलने जैसी शिकायत होती है जी। तो इससे बचाव के लिए मतलब खान पान में या फिर
रहन क्या सहन में एहतियात आपको बरतनी है, डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं जी। देखिए, आपने तो अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया कि जैसे आपको मौसम चेंज होता है तो दम में दिक्कत होती है, सांस लेने में, ठंडा खाने में भी हो जाती है। तो इनको कहते हैं एग्रावेटिंग फैक्टर्स, जो आपको पता है और आपने पता लगा भी लिए हैं। तो इनसे बचने का यही है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। अब जैसे ठंडा पानी पी रहे हैं, अगर आपको ठंडा पानी गर्मियों में पीना है तो आप उसको पीने के लिए एकदम गले में नहीं लेकर जाएं, उसको पानी को थोड़ा मुंह में रखिए, धीरे धीरे पीजिए ताकि वो गले में, मुंह के अंदर उसका टेम्परेचर पानी का कम हो और आपको ठंडक भी महसूस होगी और आपके गले में जब उतरेगा तो आपको फिर दिक्कत कम होगी। दूसरा, ठंडा और गर्मी का मतलब ये है कि अगर आप एकदम गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, तो आप उसको ग्रेजुअली जाइए कि एक कमरा ठंडा है उसको ज़्यादा ठंडा न रखिए, थोड़ा ठंडा रखिए, उसके बाद किसी दूसरे कमरे में जाइए जहाँ पर ठंड कम हो, फिर आप अपनी नॉर्मल बाहर निकलिए। बहुत गर्मी है तो अपने सर पर थोड़ा सा टॉवल वगैरह रखें जिससे कि ठंडक आए आपको। इसी तरह से सर्दियों में अगर बाहर जाएं तो अपने गले में एक गर्म रुमाल या मफलर वगैरह लगा कर रखें, सर में आप अपनी कैप वगैरह डाल कर रखें जिससे कि, और अपने पैरों में मोजे पहन कर रखें जिससे कि आपको ठंड कम लगे और आपको ये तकलीफ़ कम हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपको अपनी दवाई का भी जो ले रहे हैं उसका ध्यान रखना है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि ऐसी कौन सी दवा है इनमें से जो इस अटैक को प्रिवेंट करती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन्हें रिलीवर कहते हैं, तो उस दवाई को आप उनसे डिस्कस करिए, वो आपको बताएंगे कि क्या करना है। कुछ ऐसा होता है कि ये सिम्टम होने पर हम अपने आप पता भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा यंत्र आता है, इक्विपमेंट आता है जिसे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कहते हैं, वो भी आप अपना लेकर चेक कर सकते हैं घर में। अगर उसमें फॉल हो जाता है तो आप अपनी दवाई को, डोज को बढ़ा देंगे तो आपको अटैक वगैरह होने कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, वो आपको बता देंगे, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगला जो हमारे पास मैसेज आया हुआ है ये है प्रफुल्ल जी का, माहेगांव महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि क्या अस्थमा कन्वर्टेड इनटू सीओपीडी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, अस्थमा सीओपीडी के इनके लक्षण एक साथ मिलते जुलते होते हैं कि दोनों में खांसी है, बलगम आता है, सांस फूलता है, मगर दोनों का होने का कारण अलग अलग है। तो अस्थमा का कारण जो उनसा है उसमें कई दफ़ा एलर्जी होता है, कई दफ़ा पता नहीं लगता किस वजह से है, मगर उसके अंदर फेफड़े की जो एयरवेज होते हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं, उनमें सिकुड़न आती है और उनके थ्रू सांस लेने छोड़ने में दिक्कत आती है। तो दोनों ही एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। मगर जो सीओपीडी है वो आपको पता है कि स्मोकिंग से होती है। अगर एक रोगी जिसको अस्थमा है और अगर वो स्मोकिंग भी साथ में करता है तो लगातार स्मोकिंग करने से, और जिसको थोड़ा सा माइल्ड अस्थमा भी है, जहाँ अस्थमा है भी और वो ठीक हो गया, क्योंकि अस्थमा एक ऐसा रोग है कई दफ़ा ये एकदम ठीक हो जाता है और फिर 6, 7, 8 महीने बाद, कई बार कई सालों बाद भी फिर आ जाता है। तो ऐसे रोगी में अगर वो स्मोकिंग करता रहे तो सीओपीडी उसमें भी हो जाता है। तो इस तरह से ये कंबाइंड हो जाता है, अस्थमा और सीओपीडी का ओवरलैप हो जाता है, तो अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप भी कहते हैं। तो इसी तरह से जो सीओपीडी के पेशेंट हैं उनको तभी हम डायग्नोस करना शुरू करते हैं जब उनको सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेफड़े में जो उसकी ताकत है जब वो 50% से नीचे गिर जाती है सीओपीडी में, तभी सांस फूलता है। और रोगी हमारे पास तभी आता है जब उसका सांस फूलना शुरू होता है। तो उनके अंदर भी कई बार उनके अंदर अंडरलाइंग अस्थमा भी होता है और स्मोकिंग करने से ये पता लग जाता है। जी। तो श्रोताओं, आज हमने बहुत ही विशेष चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ हुआ होगा और आपके कुछ सवाल जो हमारे तक आए वो हमने उनका सॉल्यूशन दिया है, और आगे भी किसी न किसी विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ। आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की डीलिंग विथ लंग डिजीज सीओपीडी पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन पुरी जी, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। और आज अब आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। आप जुड़े रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए अनुराधा को। नमस्कार। धन्यवाद।
अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।